कि बेदला की राजनीति में किस तरीके से इस वक्त उफान आया हुआ है। कैसे बेदला बंद का आह्वान जिस तरीके से उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने वहां पर किया था, पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने अपना पक्ष रखा। प्रताप सिंह राठौड़, सुरेश प्रजापत जो मेरे पे फायरिंग का आरोपी है, 4 महीने जेल लेके आया। आप गैंगस्टर हैं। ये स्वयं गैंगस्टर है। गैंगस्टर किसको कहते हैं? जो गैंग्स को ऑपरेट करता है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। ये मेरी छवि बिगाड़ना चाहता है कैसे भी करके कि सुरेश प्रजापत को बदनाम करो। कुछ ऑडियोज वायरल हो रहे हैं। अरे तो वो फलाना है न बनवरी तने मादे से पहले कीरा क्यों करने ज्ञान ने देनी नहीं है, जगह है ही नहीं। अरे वो तो बालो हो जो मैंने कही थी, तो बाकी तो मुझे ऐसी कोई जाने नहीं मादर चोद मैंने कैसा बालना तू यार तो कर रही है गंडी अपने कच्ची जमीन मारी ने नरेश जी ने बंसीलाल जी ने नरेश जी जाना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अविनाश खटीक। उन्होंने मुझे 4-4.5 साल पहले 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो मोहन गम्मे थी उसके नाम का प्लॉट मुझे वहाँ पे दिया उन्होंने। बिकॉज मैंने थोड़ा पेमेंट वगैरह करके मैंने वहाँ पे मकान बना दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बाद में पता चला कि ये सरकारी ज़मीन है, चन्नौर ज़मीन पे मेरा मकान बन चुका है। इनके पिताजी के ऊपर 10-15 मुकदमे हैं, हमारी वजह से है नहीं। नरेश प्रजापत के ऊपर 9 से 10 मुकदमे हैं और मेरे ऊपर हमला करवाया 2018 में। तो इधर पुरानी रोड पे मुझे बुला लिया और वहाँ मेरे ऊपर हमला करवाया। 60 लोग थे, मेरे ऊपर हमला कराया। मेरा आप देख सकते हैं ये हाथ में। तो उस ऑडियो में आप हैं? हाँ, मैं आपकी बात हो रही है? बात ही हो रही है नरेश जी। पूरा सब रिकॉर्डिंग जो भी मैंने दी है उसका पुख्ता मेरे पास रिकॉर्डिंग में मेरे खुद एविडेंस उसका सबसे बड़ी बात। तो ललित जी ने उन्होंने मुझे धक्का दे के अंदर बैठा दिया। वो मेरे से मोबाइल छीनने लगे तो मैंने उनसे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने लगा तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए मेरे थप्पड़ मार दी। नरेश जी सुबह 9-9:30 बजे मेरी सिस्टर के वहाँ पहुँच गए। मेरी सिस्टर को बोल रहे हैं कि इसकी बॉडी तक नहीं मिलेगी तुम्हें 12वां करने के लिए। लास्ट हमारी जो रिकॉर्डिंग निकली उसमें पूरी समाज को गाली दे रहे हैं। वो पूरे खटीगड़े पूरे समाज को गाली है। मीडिया के माध्यम से कहते हैं भविष्य में भी अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं रहूं नहीं रहूं, चाहे ये भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इस पे किया है तो ये मुझे मार देगा। क्या मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि बेदला की राजनीति में किस तरीके से इस वक्त उफान आया हुआ है। पिछले कई समय से बेदला में कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं जिससे लग रहा है कि अब वहां पर सियासी चर्चाएं जो हैं वो नए तरीके से जन्म ले रही है और आने वाले चुनावों को लेकर के भी एक सुगबुगाहट सी नजर आने लगी है। लेकिन इस सबके बीच में कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मेन वहां पर जो देखा जा रहा है वो बेदला की जनता की कहें, चाहे पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत की बात कहें या उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर की बात कहें, लगातार ये चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, लगातार इनकी बातें सामने आ रही है। और अब जो बातें हो रही है वो ये है कि कुछ ऑडियोज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जनता के बीच काफी ज्यादा वो चीजें पहुंच बना रही है और उसको लेकर के अब जनता पशोपेश में है कि आखिर क्या सच है, क्या गलत है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगातार लग रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी के ऊपर निजी हमले जैसी बातें हैं। आपको हमने अपनी पिछली जो खबरें थी उसके अंदर दिखाया था कि किस तरीके से पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने अपने बचाव में काफ़ी सारी चीज़ें कही थी कि कैसे बेदला बंद का आह्वान जिस तरीके से उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने वहाँ पर किया था, वहाँ की बेदला की जो जनता थी, स्थानीय लोग जो थे, उन्होंने उनका समर्थन किया था। बेदला बंद पूरे दिन का वहाँ पर रहा था, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे थे और जो भी पूछ था वो हमने आपको दिखाया था। अब उस को लेकर के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने अपना पक्ष रखा था और उसके अंदर कई सारी इस तरह की बातें कही थी जिसको लेकर के स्वाभाविक रूप से जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं उनकी भावनाएं भी आहत हुई है, प्लस उनको अपनी प्रतिष्ठा खोने जैसा महसूस हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुरेश प्रजापत, जिनके ऊपर पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने कई ऐसे आरोप लगाए थे, उन्हें कुछ ऐसे शब्दों से नवाजा जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा आहत उनकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे उनको हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, इस तरीके की चीज़ें जब किसी के बारे में कही जाती है तो उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुरेश प्रजापत। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या पूरा मामला है और क्यों उनके बारे में ऐसा कहा गया, क्या इसकी वास्तविकता है। सुरेश जी, आपके बारे में पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने काफ़ी सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आप गैंगस्टर हैं और हमलों को लेकर के बात हुई,
निजी भी काफी सारी बातें आपके ऊपर उठी, क्या था पूरा मामला और किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और अब क्या आपका क्या कहना है उस सब पर? थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी बात जानने की कोशिश की। जी। मैं एक बचपन से ही एजुकेशन के प्रति ज़्यादा प्रेरित रहा हूँ। शुरू से ही मैं संघ के अंदर विचारधारा से प्रेरित रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी भी संघ से ही जुड़ाव रखा, मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और मैं भी पार्टी से जुड़ा रहा। तो पार्टी ने मुझे 2015 में मुझे टिकट भी दिया पंचायत समिति सदस्य का। तो उस समय क्या है कि बंसीलाल जी भी उनके पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे और भी बहुत से जो हमारे गांव के कार्यकर्ता थे वो भी टिकट मांग रहे थे। तो सबका एक लोकतंत्रात्मक अधिकार होता है, सब अपनी अपनी आवेदन वहाँ पे पार्टी में रखा। ये किस सन की बात होगी? मैम ये 2015 की बात है। 2014 में भी पार्टी ने मुझे बेदला में, जब दलीप चंद जी डांगी इलेक्शन लड़े थे तब मुझे कार्य दिया था बेदला का, और हमने काफ़ी अच्छा कार्य किया, युवा टीम को संगठित की और 1700 वोट से लीड दिलाई थी। तो उस समय में भी इन लोगों ने, इनके परिवार वालों ने मुझे मना किया था कि जब हम पार्टी का काम नहीं कर रहे तो तू भी मत कर। ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम तो करेंगे। ठीक है। उनकी मैंने बात नहीं मानी, पार्टी का कार्य किया, वो लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए थे। ठीक है, हमने नाराज़गी झेली और जब 2015 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ा। तो मेरे सामने ये नरेश प्रजापत खड़ा रह के हाथ का प्रचार कर रहा था, क्योंकि सरपंच इलेक्शन के 2 दिन पहले पंचायत समिति सदस्य की वोटिंग हुई थी। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ मिल के प्रचार कर रहे हैं, वोटिंग के दिन गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, गाड़ियों में भर भर के कार्यकर्ता लेके आ रहे हैं कि सुरेश प्रजापत कराओ। तो हमने कहा सुरेश प्रजापत की जगह कोई भी व्यक्ति को टिकट मिलता, आप पार्टी को हरा रहे हो, पार्टी का नुकसान मत करो, आप भी पुराने कार्यकर्ता हो। तो लेकिन ये लोग नहीं माने, मुझे इलेक्शन हराया। और फिर भी वो तो एक खुशकिस्मत रही कि हमारी पार्टी के प्रधान बन गए, खुबीलाल जी पालीवाल साहब प्रधान बने, हमारी मेजोरिटी रही पंचायत समिति की। तो इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी रही, मेरे हारने का गम मैं भूल गया, लेकिन ये खुशी रही कि हमारी पार्टी का प्रधान बन गया। तो हमारी जो अब ये हारने का जो है ये वापस से ये मतलब उस चीज का कुछ इस पे इफेक्ट आ रहा है जो अब चीजें हो रही है, या वो तभी से कुछ चल रहा है? ऐसा नहीं है, मैं इलेक्शन हार गया। मैं मेरे कार्य में, मुझे पार्टी ने जब हमारा नया मंडल बना, विधानसभा वार मंडल बन रहा था संगठन की तरफ से, तो पहले हमारा बड़गांव मंडल था, उसके बाद हमारी मावली विधानसभा लगती है, तो मावली विधानसभा का देबारी मंडल बना। तो हमारे प्रथम मंडल के अध्यक्ष बने नंजी वैद, उनके साथ मुझे मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। तो उन्होंने कहा आप सत्ता में नहीं, संगठन में काम कीजिए। तो मैंने, आप कभी भी हमारे वरिष्ठ पार्टी के जो नेता हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरा कार्य किस प्रकार से रहा। मैंने युवा को सबको संगठित करते हुए हमारी पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ उनको ऐड किया और संगठन के अंदर में कार्य करने लगा। उसके बाद दुलेश सिंह जी मंडल अध्यक्ष बने, तो उनके साथ मैं महामंत्री के रूप में कार्य भी कर रहा हूँ रिसेंटली। और मुकदमे, हमले और ये गैंगस्टर, इस तरह की बातें क्यों कहनी पड़ गई, क्या कारण है इसका? मैम मैं इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ठीक है मैं संगठन में कार्य करने लग गया, लेकिन इनकी प्रवृत्ति है, इनके पिताजी के ऊपर 10-15 मुकदमे हैं, हमारी वजह से है नहीं। उनके ऊपर चन्नोट के मुकदमे या कोई भी मुकदमे है, मैं जन्म नहीं लिया उसके पहले से उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। नरेश प्रजापत के ऊपर 9 से 10 मुकदमे हैं। कितने ही परिवाद हैं जो थानों में, विभिन्न थाना में इनके परिवाद है जो ये सेट आउट कराता है, कोर्ट कचहरियों में, थानों में दौड़ता रहता है। और मेरे ऊपर हमला करवाया 2018 में। मैं एनर्जी सेक्टर में कार्य करता हूँ, सोलर पावर प्लांट्स लगाता हूँ मैं। तो एक फर्जी सिम से मेरे को काफ़ी समय से एक ऑर्डर के बहाने मुझे पिंडवाड़ा बुलाया गया कि आपको जालोर में हमारी एक फैक्ट्री है, उसको सोलर पे करना है, और हमारे किसी पार्टी के नेता का नाम मैं चैनल पे नहीं लेना चाहता हूँ, उनका मुझे वो दिया गया कि उन्होंने आपके नंबर रेफरेंस दिया है और आप इस प्रकार से आप आइए। तो 2-3 महीने से मुझे पूरी तरह से झांसा में लिया। मुझे लगा कि सोलर प्लांट लगाना है, मैं तो उस उद्देश्य से जा रहा था। मेरे इंजीनियर को लेके अनुराग पालीवाल, मेरे कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर थे हिमांशु प्रजापत, उनको साथ में लेके मेरी कार से ही, मैं डस्टर कार से लेके गया था। और बीच रास्ते में पिंडवाड़ा में उन्होंने बोला कि यार मेरे कोई पैकेट है दवाइयों का, तो वो लेके आओ। तो इधर पुरानी रोड पे मुझे बुला लिया और वहाँ मेरे ऊपर हमला करवाया। 60 लोग थे, मेरे ऊपर हमला कराया। मेरा आप देख सकते हैं, ये हाथ के लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ लगी, सिर में लगी। और वो तो ठीक है, एक बस आ गई थी तो वो हमलावर भग गए और मेरी जान बच गई।
तो ये भी अभी उस मुकदमे में नरेश खुद मुलजिम है, उसकी पत्नी निर्मला प्रजापत, उसके मोबाइल से ही वो फर्जी सिम ऑपरेट हो रही थी, तो इस वजह से पुलिस ने उसको भी आरोपी बनाया। वो भी जमानत पर, उसका भतीजा है बंसीलाल जी का, वो जेल में रहा है 3 महीने। बंसीलाल जी खुद जेल में रहे हैं उस मुकदमे में। 10 लोग आरोपी बने, अभी भी चल रहा है मुकदमा। और ये जो गैंगस्टर की बात जो कह रहा है, इसके ऊपर हमला हुआ तो अभी इसने मेरे खिलाफ FIR में नाम लिखाया, फिर कोर्ट में आके बयान देता है कि भाई मैंने तो सुरेश प्रजापत का नाम नहीं लिखाया, मैंने मेरे भाई का नाम लिखाया। तभी ये जो विवाद है न्यायालय में चल रहा है। तो जब तक न्यायालय फैसला नहीं दे दे तब तक कोई गुनाहगार नहीं होता है। जेल में तो बहुत से पॉलिटिशियन भी गए हैं, बहुत से अधिकारी भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो मीडिया ट्रायल में नहीं आते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि वो आरोपी सिद्ध करने का कार्य न्यायालय का है, वो इसका नहीं है। ये स्वयं गैंगस्टर है। गैंगस्टर किसको कहते हैं? जो गैंग्स को ऑपरेट करता है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, मेरे कोई मुकदमे नहीं है, मेरे किसी भी प्रकार से कोई ट्रैक नहीं है मैम। आप थाना क्षेत्र से पूछ लीजिए, मेरे को पार्टी ने टिकट दिया तो पार्टी भी तो अपने स्तर पे जांच विचार करती है ना, उनके भी सोर्सेज होते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ बात है मैडम। ये मेरी एक छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इसकी, कि ये कहता है कि भविष्य में चुनाव आते हैं तो ये मेरी छवि बिगाड़ना चाहता है कैसे भी करके, कि सुरेश प्रजापत को बदनाम करो। एक ही समाज के आप दोनों आते हैं, उस पर इतने गंभीर आरोप प्रत्यारोप क्या इफेक्ट डालते हैं, और क्या अब आगे क्या आप इससे स्टेप लेंगे? मैं एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरे मानहानि का दावा भी करूँगा इसके ऊपर। और समाज से आते हैं तो समाज के अंदर सभी बराबर होते हैं। कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर जाके अपने कार्यक्रमों में जा सकता है। ये समाज के अंदर भी कार्यक्रम्स वगैरह होते हैं, हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करता है कि इन लोगों के घर पे नहीं जाना, इन लोगों को समाज के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व नहीं करना। हमारा भी रिसेंटली सामूहिक विवाह हुआ था, वहाँ पे मैंने, मेरे अध्यक्ष हैं हमारे परिवार के हैं, उनके साथ मैंने मेरा फ़ोटो लगाया, क्योंकि मैं भी मंडल महामंत्री हूँ। तो हमारे गाँव में आज 10,000 समाज बंधु वहाँ पे आए थे। तो मेरा लगा हुआ बैनर एक क्रेन मंगा के उसने तोड़वा दिया। तो क्या कह सकते हैं, दादागिरी कर रहे हैं, खुली दादागिरी करते हैं। गांव में कोई बोलता नहीं है, डराते हैं, धमकाते हैं। मौजूदा राजनीति में प्रताप सिंह राठौड़ जो उप प्रधान हैं, उनके साथ आपके घूमने पर ये सारा जो कहा गया, वो सारा कहा गया, उसके बारे में क्या कहना है? प्रताप सिंह जी राठौड़ ने स्वयं ने अपनी काबिलियत के दम पे मीडिया जगत में कार्य किया। पूरे गांव में उनकी अच्छी छवि है। यह देखते हुए गांव में हम सब लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने आपके लिए पार्टी में बात की कि प्रताप सिंह जी जैसे अगर अच्छे व्यक्ति अगर पार्टी के अंदर आएंगे, इनको टिकट मिलेगा, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो गांव की विभिन्न समस्याएं, हमारे गांव की बहुत सी समस्याएं, तो वो समस्याएं दूर होगी। क्योंकि ये लोग किसी भी प्रकार से हथकंडे अपना के जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि हम राजा हैं। लोगों को बाहर बिठाए रखना, लोगों से बात नहीं करना। आज जैसे कि इसी ग्राम पंचायत के अंदर नर्स के साथ ही मेरे परिवार से भी 2-2 वार्ड पंच है, लेकिन हमारे वार्डों के अंदर कार्य वगैरह नहीं करवाना, सफाई नहीं करवाना। वो सफाई कर्मचारी को मना करता है इस वार्ड में नहीं करना। कोरोना काल में छिड़काव हो रहा था, हमारे घरों के बाहर छिड़काव नहीं किया, हमने वीडियो बनाया उसके, मेरे घर के बाहर कैमरे लग रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम हमारे स्तर पे करते हैं, हम हमारे निजी पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि वार्ड की जनता ने हमारे घर से प्रतिनिधि को वार्ड पंच से जीता है। तो गांव वार्ड वालों को क्या लेन देना है कि हमारे मतभेद है कि नहीं है, हम हमारे स्तर पे कार्य करवाते हैं मैडम। वहां पर कुछ ऐसे बदलाव अब देखे जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है जो कि जनता वाकई में पशुपेश में पड़ जाती है कि क्या सच है क्या गलत है, और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑडियोज वायरल हो रहे हैं और उन ऑडियोज के पीछे आखिर क्या है क्या नहीं, कौन लोग उस ऑडियो में बात कर रहे हैं, और क्या वो बात असल में थी, क्या उसकी सच्चाई है, और क्या पूरा मामला है, समझने की कोशिश यहां पर हम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अविनाश खटीक, जो कि बेदला के रहवासी हैं, और उस ऑडियो में अविनाश की आवाज आप सुन पा रहे हैं, जो कि पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत के साथ इनकी बातचीत का वो ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। अविनाश से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर उस ऑडियो में ऐसा क्या था जिनसे इतनी ज्यादा वहां पर जो सियासत है वो गरमाई है, साथ ही साथ इतने सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन ऑडियोज को लेकर के,
पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत का मैं आपको बता दूं ये भी कहना है कि उन ऑडियोज के साथ में छेड़छाड़ की गई है। एआई जनरेटेड वो ऑडियो हैं, उनकी आवाज के साथ वहां पर छेड़छाड़ की गई है। हालांकि इसको लेकर के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर ये कह चुके हैं कि अगर इस तरह का ऑडियो एआई जनरेटेड है या झूठा है या जो भी उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुकदमा बिल्कुल करवाया जा सकता है। एआई जनरेटेड अगर वो है तो उसको चेक करवाया जा सकता है, वॉइस सैंपल दिए जा सकते हैं, तमाम चीजें हम आपके सामने रख चुके हैं। फिलहाल मौजूद है हमारे साथ अविनाश कटिक। आइए जानते हैं उन ऑडियोज के पीछे क्या सच्चाई है और क्या पूरा मामला था। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक राजस्थान में। ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, 1 2 3 ऑडियोज वायरल हैं। पहला सवाल मेरा ये, जिस तरीके की हमने जो आपके बारे में पता लगाया वो ये है कि आप उनके साथ हमेशा से रहते आए हैं और बहुत पहले से मतलब राजनीति में आप उनके साथ 6 सालों से ना, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक आपको मतलब ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी है या कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे आप अब उनके साथ नजर नहीं आते हैं? क्या ऐसा बदलाव आया? सबसे पहली बात यही थी कि मैं विगत 4-5 साल से नरेश जी के साथ हूँ, उनके साथ ही मैं कार्यरत हूँ। उन्होंने मुझे 4-4.5 साल पहले एक जब मेरे पास मेरे तले में रेंट पे रहता था तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे कोई प्लॉट दो, कोई प्लॉट अच्छा सा मुझे जो रजिस्ट्री वाला कोई प्लॉट हो तो मुझे दिला दो जहाँ पे मैं मकान बना सकूँ। तो फिर उन्होंने मुझे प्रतापपुरा में एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो मोहन गम्मे थी उसके नाम का प्लॉट मुझे वहाँ पे दिया। उन्होंने बोला कि अभी तेरे को दे रहा हूँ मैं, जब तू मुझे पेमेंट करेगा तब मैं तुझे इसकी रजिस्ट्री भी दे दूंगा। हमारे बीच यही बात हुई थी। फिर मैंने उसमें मैंने थोड़ा पेमेंट वगैरह करके मैंने वहाँ पे मकान बना दिया। मेरा पूरा मकान रेडी हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बाद में पता चला कि ये सरकारी ज़मीन है, चन्नौर ज़मीन पे मेरा मकान बन चुका था। वहाँ पे मैंने जो मेरी लाइफ की जो मेरी पूरी पूंजी थी वो मैंने वहाँ पे पूरी लगा दी थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ वहाँ पे उस मकान में पेमेंट लगा दिया। मकान में मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप पहले मुझे बता देते कि अगर ये चन्नौर सरकारी ज़मीन है तो मैं यहाँ पे मकान बनाता ही नहीं। मैंने उनको यही बोला था कि मुझे 400 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट दो, लेकिन कहीं ऐसी जगह दे दो कि जहाँ पे कि मैं रजिस्ट्री पे जहाँ पे मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन उन्होंने मुझे मकान जहाँ बनवा दिया जहाँ पे ये सरकारी ज़मीन थी। इसी कारण हमारे बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। ये कब की बात होगी? ये करीबन ये 2 साल की बात है। ये 2 साल की। आपने पता नहीं कि अपने स्तर पर कि ये जमीन? फिर उन्होंने वापस मुझे बोला कि तू एक काम कर, इन प्लॉटों को बेच। मैंने कहा मैं कैसे बेचूं इनको? फिर हमारे बीच जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं एक प्लॉट को लेकर के भी क्या था वो पूरा मामला? वो उन्होंने मुझे यही बोला कि प्लॉट को कैसे क्या बेचना है तेरे को मैं बताता हूँ, तो 3-3 लाख में तू बेच, इसमें तू पैसा कवर कर ले, ये कर करके ही मैं तुझे वापस कर दूंगा। ऐसा उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं ये पेमेंट भी तुझे वापस करूंगा धीरे धीरे करके। तो उस ऑडियो में आप हैं? हाँ, आपकी बात हो रही है नरेश जी से। तो नरेश जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एआई से इसमें छेड़छाड़ की गई है। मैडम कोई फेक वीडियो नहीं है ये नरेश जी प्रजापत और मेरे बीच जो बातचीत हुई है, मेरे पास पुख्ता पूरा एविडेंस है इसका। पूरा सब रिकॉर्डिंग जो भी मैंने दी है उसका पुख्ता मेरे पास रिकॉर्डिंग में मेरे खुद एविडेंस, उसका सबसे बड़ी बात। और मेरे पास प्योर एविडेंस है इसके। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाऊंगा, वो गलत होंगे तो वो जेल जाएंगे। दोनों में से मैं तो पूरा कह रहा हूँ इसकी पूरी प्योर जांच हो इसकी। अगर ये वो ऑडियो अगर गलत है, अगर ये फर्जी निकला तो मैं पूरी जिंदगी जेल रहने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन इसके बाद ये ऑडियो वायरल हुआ, मार्केट में फैला, फिर मार्केट में सब जगह ऑडियो जब सुना तब दूसरे दिन सुबह नरेश जी ने मेरे घर पे जो दिनेश पटेल जो पटेल टेंट वाला इनके साथ है उसका जो मुनीम है उसको और इनके घर पे काम करता है ललित राजपूत, उन दोनों को मेरे घर पे भेजा कि इसको मेरे पास लेके आओ, मेरे को इससे बात करनी है। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, उनके फ़ोन से मेरी बात करवाई कि नरेश जी ने मेरे से बात की कि अविनाश कहाँ है तू? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। उन्होंने कहा मेरे को तेरे से बात करनी है वीडियो के ऑडियो के बारे में। मैंने कहा आप घर पे आ जाओ। वो बोले घर पे नहीं, तो एक काम कर यहाँ पे आ जा, पेसिफिक के यहाँ आ जा। मैंने कहा ये मैं आ जाता हूँ। मेरे को नहीं पता था कि वो मेरे साथ ये कथित घटना करने वाला है, मुझे ये कतई अंदाजा। क्या हुआ था पूरा बताइए। फिर मैं वहाँ पे गया था। मैं वहाँ पे जैसे पहुंचा, जैसे नरेश जी की कार रही थी तो कार में मैं वैसे भी मैं बैठा था उनके साथ, तो ललित जी ने उन्होंने मुझे धक्का दे के अंदर बैठा दिया।
धक्का दे के अंदर बैठा थे। फिर नरेश जी आगे गाड़ी लेके, मैंने उनको बोला भाई साहब आप यहीं रोक लो, बाकी मैं चिल्लाना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने उनको यही बोला। फिर गाड़ी उन्होंने वहीं रोकी। फिर मेरे से बात की कि तूने क्या ऑडियो वायरल किया, क्या किया, ये क्या। मैंने कहा भाई साहब मैंने कहा ऑडियो वायरल हो गया है। ऑडियो वायरल हो, तू एक काम कर कि जो ऑडियो वायरल हुआ जो हुआ, तू ये मोबाइल मुझे दे दे, ये मोबाइल मुझे दे दे, मैं तुझे जो चाहिएगा वो दे दूंगा, पैसे वगैरह जो चाहिए। वो मेरे से मोबाइल छीनने लगे तो मैंने उनसे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने लगा तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मेरे थप्पड़ मार दी। फिर मैं अब अपनी आदतों से मैंने भी उनको धक्का देके मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा आप मुझे मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा अपन जो होगा जो बाद में बात करेंगे, मेरे को ऐसे मुझे पसंद नहीं क्या। मैं बाहर निकल गया तो वो लल्ली बापू वो भी दौड़ के आए। वो कि क्या हो गया क्या नहीं हो, वो मुझे मतलब वापस पकड़ने लगे। मैं उनको छोड़ के मोबाइल लेके वहां से निकल गया। वहां से मैं दौड़ के मेरे घर के इधर चला गया था वापस। फिर ये घटना घटित हुई। उसके बाद नेक्स्ट फिर दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे दिनेश आया था। वो लड़के लेके आया था। मैं बाहर निकला तो उसने एक बार वो वापस चला गया था। फिर वापस वो 8:30 बजे वापस आया। फिर उसने मुझे बोला दिनेश ने कि एक बार तू भाई साहब से बात कर, वो तेरे को बात करना चाहते हैं। फिर उसके फ़ोन से उसने मेरी बात करवाई कि तू एक बार एक काम कर, ये गाड़ी में पैसे पड़े 5 लाख रुपए, ये तू ले ले न अपने पापा को दे दे, तू गाड़ी में बैठ जा, अपन से आगे बात करेंगे। तेरे को नया मोबाइल दिला दूंगा, तू दूसरा मोबाइल आईफोन में दिला दूंगा तुझे। अभी दिनेश के साथ बैठ जा, तेरे को आईफोन मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तेरे को मिल जाएंगे। तो 5 लाख रुपए तेरे को मिल जाएंगे, तू गाड़ी में बैठ जा, बस हमारे साथ आ जा। तो फिर मैंने दिनेश को बोला, क्योंकि दिनेश खड़ा था। दिनेश के पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी उस समय, तो मैं वहाँ देख के, मैं और पापा हम दोनों ही थे उस समय। मैं देख के हम पापा हम दोनों डर गए। फिर मैंने पापा को बोला पापा अपन दोनों एक बार इनके साथ माता जी के उधर चलते हैं, क्योंकि मेरा पूरा परिवार बेतला माता जी बेतला इधर ही रहता है। तो मैं इधर बेतला माता की तरफ बाइक लेके बेतला माता जी की तरफ आ गया। तो भी उस दिनेश मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अपन बेतला में जाके बात करेंगे जो भी होगा। फिर वो गाड़ी लेके मेरे पीछे आ रहा था। तो फिर बेतला माता जी के यहीं पे मेरे फैमिली वाले कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि सब ऑटो वाले सब वहीं बैठे रहते हैं सुबह, तो वहाँ सब फैमिली वाले मेरे, तो वहाँ पे अभिमन्यु तंवर ने ये बयान मिल गए वहाँ पे। तो उन भैया को मैंने कथित वाक्य बता दिया। मैंने कहा भैया कि सुबह मेरा पीछा कर रहा है, मेरे को वापस ये गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया ने फिर मुझे मैं वापस गया। भैया को देख के वो दिनेश वहाँ से भाग गया था। ये बात। फिर उसके बाद दूसरे दिन नरेश जी सुबह 9:30-10 बजे मेरी सिस्टर के वहाँ पहुँच गए। मेरी सिस्टर को बोल रहे हैं कि इसकी बॉडी तक नहीं मिलेगी तुम्हें 12वां करने के लिए। उन्होंने बोला कि मेरी दीदी को कि बॉडी तक नहीं मिलेगी इसकी, कि इसका ये गत बिगाड़ूंगा मैं। आज ये जो मेरे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे लिए जो भी बोल रहा है कर रहा है, इसको बोलो यहाँ आ जा, मैं इसको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 15-20 लाख रुपए इसको चाहिए तो मैं दे दूंगा। न जो होगा जो अपन बैठ के कॉम्प्रो कर लें, ये मोबाइल मुझे दे दे, नहीं आके बोल दे मैं इसकी कुछ वीडियो। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं तेरी ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, कि तेरी वीडियो बनाऊंगा, तू यही बोलना वीडियो में कि मैं खटीक समाज की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, न सब मेरी गलती है, न उन्होंने ये सब चीज़ें मुझसे बोलने के लिए बोला। लेकिन मैं मीडिया के सूत्र से भी यही बोलना चाहता हूँ कि मैं उनसे पैसे किसी हाल में नहीं लेता और नहीं मैं लूँगा इनसे, क्योंकि मेरे को इनको सज़ा दिलाने, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। विगत 5 सालों से मुझे गालियाँ दे रहे थे। लास्ट हमारी जो रिकॉर्डिंग निकली उसमें पूरी समाज को गालियाँ दे रहे हैं। वो पूरे खटीकड़े पूरे समाज को गाली है। पूरे खटीक समाज, राजपूत समाज को गोले ढोले दरोगे बोला उन्होंने, भील को भिलोड़े बोला उन्होंने, ऐसी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात आज ही मेरे को सुनने में आया है कि कल रात को मेरे घर के ताले तोड़ दिए उन्होंने। वो तो ठीक है, मेरे को पहले से ही पता था। मैंने कहा ये, क्योंकि मैं खुद उनके साथ रहा हूँ, ये उनके ही कार्यरत है। ये लोगों को डराना, लोगों के पीछे गाड़ियाँ लगाना, लोगों से किसे डराना, किसको इसको अपने पक्ष में लेना, ये चीज़ें वो मेरे सामने करते थे। ये चीज़ें कि कैसे इस पर दबाव बनाएंगे, कैसे ये अपने पक्ष में आएगा, कैसे जो विपक्षी लोगों को अपने पक्ष में डरा धमका के पैसे दे के कैसे लेना है, वो सब उनको अच्छी तरह से उन्होंने मतलब अपने सबसे ट्रेनिंग ले रखी उन्होंने। अब तो मुझे पता था कि वो मेरे ऊपर करेंगे हमला, इसलिए मैं पहले से ही वहाँ रह ही नहीं रहा हूँ घर पे। तो वहाँ पे कत ये हुआ कि आज सुबह मेरे पड़ोसी का मेरे फ़ोन आया कि साहब आपके घर पे रात को लड़के आए थे, वहाँ पे घर पे ताले तोड़ दिए, ये कर दिया। अब मुझे पता है, अब मुझे इतना जान का खतरा है। मैं तो
मीडिया के माध्यम से कहता है भविष्य में भी अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं रहूं नहीं रहूं, चाहे ये भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इस पे किया है तो ये मुझे मार देगा क्या, मैं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए कि ये नहीं बचना चाहिए, बस बात इसके ऊपर यही आनी चाहिए। इतनी साथ से लेकर के आज ये भावुकता आपके अंदर नजर आ रही है, अब आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर के वर्चस्व में आकर के आप ये सारी बातें करें, क्यों ना माना जाए ये? मैडम क्यों नहीं माना जाए, क्योंकि प्रताप सिंह जी से मैं नरेश जी के साथ ही था, मेरे को उनका कोई यूं नहीं है कि मैं कौन सा इनसे बन के मेरे को कौन से राजनीति में घुसना है, मेरे को बस मेरे साथ उन्होंने गलत किया, और मैं तो गलत करते थे, वो तो 5 सालों से मेरे साथ गलत ही कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी जमा पूंजी उन्होंने लगवा दी, उसके बाद भी मेरा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, बस तू प्लॉट बेच, तू ये कर वो ये कीर्तन मिष्ठान वाला जो है इसके ऊपर ये कार्रवाई करानी, ये मकान आगे आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, इसमें रिपोर्टें दो, जगत से रिपोर्टें करवाना, ये करवाना, सब फालतू काम हमसे करवाना। अगर हम साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये तो ना कि हम हर जगह इस्तेमाल होंगे। वही बात मैडम बार बार इन्होंने, मतलब कोई काम नहीं करो तो मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैंने मकान बना दिया, कोई काम नहीं करो तो बोलते कि तेरे को घर ताले लगा दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, घर से बाहर निकाल के ताले लगा दूंगा, ऐसे उन्होंने मुझे कई बार बोला, कई बार उन्होंने मुझे ऐसी धमकियाँ दी। मैं उनको इस वजह से इनके सामने झुक के उनके चरणों में रह के उनका काम करो तो वो राजी है, बस उनके सामने आप खड़े हुए हैं, उनके आप गुनहगार साबित हो, फिर वो आपकी गर्दन काट देंगे। वो सीधी सबके लिए मेरे यही है, भले आज भी वो दिनेश पटेल भी इनके साथ रहता है, सब रहते हैं इनके साथ, आज भी सब रहता है। वो दिनेश पटेल मेरे घर पे आया, इधर मेरे पीछे घूम रहा है लड़के लेके, आज भी वो मेरे को मारने के लिए ये सब पीछे घूम रहे हैं मेरे। दिनेश पटेल हो गया, ललित हो गया, एक ये निर्मला बंसीलाल जी, ये सब मेरे को ये चाहते हैं कि अविनाश कैसे भी करके इसको मेरे समाज वालों से, परिवारजनों से, सबसे कहलवा रहे हैं कि तू सेटलमेंट कर ले, तू पैसे ले ले, बाकी तू मारा जाएगा। ये सुन, मैं पिछले 5 दिनों से यही सुन रहा हूँ कि तू गलत इंसानों से पंगा ले रहा है, ये 40 साल से राजनीति में, ये तेरे को मार डालेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं मर भी गया तो भी ये केस तो मैंने जो किया है, मैं केस दायर करूँगा इनके खिलाफ, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत भी गालियाँ दी है, मेरे समाज को भी गालियाँ दी है, और ये इंसान, सबसे बड़ी बात, ये इंसान गलत है। ये इंसान पूरा समाज पूरा जानता है, पूरा बेदला जानता है कि नरेश प्रजापति गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा। बस मैडम, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये हमारे साथ थे अविनाश खटीक, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमको बताई है और आपके सामने भी रखी है। काफ़ी कुछ जो निजी अनुभव इनके रहे, उनके साथ रह कर के भी, और फिर जो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके साथ जो धोखा हो रहा है, इनके ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, बार बार इन्हें लालच देने की कोशिशें भी की जा रही है, और ख़ास करके जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसके बारे में भी क्या सच्चाई थी वो इन्होंने आपके सामने रखी है। इन्होंने साफ उस चीज़ को भी किया है कि उस ऑडियो में यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल अविनाश की आवाज़ है, साथ ही साथ पूर्व सरपंच नरेश प्रजापति की आवाज़ है। तो AI जनरेटेड वॉइस वाली बात को भी कहीं ना कहीं ये सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अपनी पीड़ा बताते बताते ये भावुक भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति उस एक्सटेंट तक परेशान होकर के ये सारी चीज़ें कह रहा है। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है, क्या कहना है अविनाश खटीक का, और सारी कुछ 2-3 जो ऑडियो वायरल हुई है उसकी सच्चाई अब आपके सामने है। नमस्कार।